नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एकेडमी प्लस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे आज की क्लास हमारी होगी। तो आज की क्लास होगी आपकी दिल्ली पुलिस पेपर एनालिसिस। तो दिल्ली पुलिस का जो 2020 में पेपर आयोजित किया गया था उसमें जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो आप जुड़ जाएंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का पेपर एनालिसिस है उसमें जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें आप मेरे साथ मिलकर के हल करने का प्रयास करेंगे। सभी जुड़ जाएंगे, सभी जुड़ जाएं और देखेंगे जो आज का पेपर एनालिसिस है सभी देखेंगे। और आज के पेपर का प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना कि कौन सा कथन गलत है। चिकनी और दोमट मिट्टी गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है। दूसरा ऑप्शन है दोमट मिट्टी का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है रेतीली मिट्टी में जल का अंतःस्रवण दर सबसे अधिक और चिकनी मिट्टी में सबसे कम होता है। कपास को बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे। सही नहीं मतलब कौन सा सही नहीं है, गलत आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। बताएंगे सभी। यहाँ पे ऑप्शन बी आप देख रहे हैं, बी ऑप्शन आप देख रहे हैं, दोमट मिट्टी का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल गलत आंसर है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी का उपयोग आपका क्या है, ये आप दोमट मिट्टी का उपयोग वास्तव में क्या है, इसका उपयोग किया जाता है जो आपकी बागवानी होती है, बागवानी के लिए, जो आपके फल उत्पादन के लिए जो आपके पौधे लगाए जाते हैं उसका प्रयोग करते हैं। मिट्टी जो आपका बर्तन है, बर्तन, खिलौने और मूर्तियां, इनको बनाने के लिए हम कैसी मिट्टी का, तो आप पढ़ते हैं कौन सी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी का आपका प्रयोग किया जाता है। कैसी मिट्टी का आपका, चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है बताओ, चिकनी मिट्टी का आपका प्रयोग किया जाता है। अब यहां से आप क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ये गलत हो गया आपका। अब इनको और पढ़ लेंगे। चिकनी और दोमट मिट्टी गेहूं, चना और धान उगाने के लिए आपकी उपयुक्त सही है। नेक्स्ट है रेतीली मिट्टी में जल का अंतःस्रवण दर सबसे अधिक आपका होता है, ये भी सही है। और चिकनी मिट्टी में सबसे कम होता है। जल सबसे ज्यादा जो डालने की आपकी क्षमता है सबसे ज्यादा वो कौन सी होती है, आपकी रेतीली मिट्टी में, और सबसे कम किस में होती है, चिकनी मिट्टी में। कपास को बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। क्लियर हो गया। ये सब आपके आंसर है। लेकिन इसमें गलत कौन सा था, गलत था आपका बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए वास्तव में कौन सी मिट्टी का प्रयोग करते हैं, चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। कौन सी मिट्टी का प्रयोग करते हैं बताएं, चिकनी मिट्टी का आपका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया सभी का जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजा समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री थे। आपको बताना है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। बताएं समुद्रगुप्त वंश का शासक कौन है, गुप्त वंश का शासक आपका समुद्रगुप्त। आप पढ़ते हैं गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त है। और आपने पढ़ा होगा 100 विजयों का राजा क्या है, 100 विजयों का राजा किसे कहा जाता है, 100 विजयों का राजा। तो 100 विजयों का राजा अगर आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। आपने पढ़ा होगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन अगर आपसे पूछ रहा है, भारत का नेपोलियन भी किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, इसी में आप पढ़ते हैं कि आपने पढ़ा है कि कविराज किसे कहा जाता है, कविराज। तो कविराज, भारत का नेपोलियन, 100 विजयों का राजा, ये तीनों उपाधि किससे संबंधित है, गुप्त वंश का शासक कौन है, समुद्रगुप्त। आप पढ़ते हैं एक आपने अभिलेख पढ़ा होगा, अभिलेख का नाम क्या है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। कौन है आपका, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख आप पढ़ते हैं ये किसके द्वारा, आपका समुद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है समुद्रगुप्त दरबारी कवि और मंत्री कौन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि और मंत्री कौन था, हरिसेन। कौन था आपका, हरिसेन। बाणभट्ट आपसे पूछा जाए हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था आपका, बाणभट्ट। आप पढ़ते भी हैं। कौन सी पुस्तक है, आपने पुस्तक पढ़ी होंगी कौन कौन सी, एक तो आपने पढ़ी है हर्षचरित, एक कौन सी आपके ने पढ़ी है कादम्बरी, और एक कौन सी पढ़ी आपने चंडी शतक। हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक, इन तीनों पुस्तकों के लेखक कौन है, इन तीनों पुस्तकों के लेखक आप याद रखेंगे कौन, आपके बाणभट्ट। जब आप पढ़ते हैं कौन सी पुस्तक है, एक नागानंद है। कौन सी है, नागानंद। एक कौन सी है, एक है रत्नावली, और एक कौन सी है, एक आपकी प्रियदर्शिका। रत्नावली, प्रियदर्शिका, इन पुस्तकों के लेखक कौन है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका पुस्तकों के लेखक स्वयं कौन है, हर्षवर्धन। कंबनी आपसे पूछा जाए, कंबनी, तो इसमें आप याद रखेंगे कौन सा शासक है, कुल्लोतुंग। कौन सा आपका, कुल्लोतुंग
ये आपका दक्षिण भारत का है। कुल्लोतुंग को आपका जो आपका दरबारी कवि है इसे बोलते हैं कंबनी। वास्तव में तो नाम क्या है इसका, नाम है आपका कंबन, कंबनी यहाँ पे हो रखा है कंबन। कुल्लोतुंग का आपका दरबारी कवि है। वसुमित्र आपसे पूछा जाए वसुमित्र किसका दरबारी कवि है, तो वसुमित्र आप पढ़ेंगे ये किसका दरबारी कवि है, कनिष्क का। किसका दरबारी कवि है, कनिष्क का दरबारी कवि कौन है आपका, वसुमित्र। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा कौन बना था, बताएंगे। प्रभाकर वर्धन, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त फर्स्ट, बताएं सभी कमेंट करके बताएंगे। थानेसर, थानेसर आप पढ़ते हैं, थानेसर कौन से वंश की राजधानी थी, तो आपने एक वंश पढ़ा होगा वर्धन वंश। कौन सा वंश है, वर्धन वंश, वर्धन वंश। तो वर्धन वंश का संस्थापक आप पढ़ते हैं, संस्थापक कौन था, संस्थापक था प्रभाकर वर्धन। संस्थापक कौन था, संस्थापक आप याद रखेंगे, संस्थापक कौन है इसका, प्रभाकर वर्धन। ये आपका वर्धन वंश का संस्थापक था। दो राजधानी थी, ये तो हो गया आपका संस्थापक, याद रखेंगे संस्थापक कौन है, प्रभाकर वर्धन। राजधानी इसकी दो थी, दो राजधानी कौन सी थी, एक राजधानी कौन सी थी, एक तो राजधानी थी आपकी थानेसर। कौन सी थी आपकी, थानेसर। थानेसर कहां पड़ता आपका, हरियाणा में। और दूसरी राजधानी पूछ जाए, दूसरी राजधानी आप याद रखेंगे कन्नौज, कन्नौज थी दूसरी राजधानी। कन्नौज कहां पर, उत्तर प्रदेश में। ये आप पढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, कितने पुत्र थे, दो। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे। दो पुत्रों में कौन कौन थे, दो पुत्रों में एक कौन था आपका, एक था राज्यवर्धन, एक कौन था आपका राज्यवर्धन, और एक दूसरा पुत्र कौन था, दूसरा पुत्र था आपका हर्षवर्धन। जो राज्यवर्धन था, राज्यवर्धन की जो हत्या वो किसके द्वारा कर दी गई, गौड़ नरेश था, बंगाल का शासक था, गौड़ नरेश इसे बोलते हैं, गौड़ नरेश। तो गौड़ का जो शासक था इसका नाम क्या था, इसका नाम था शशांक। क्या नाम था आपका, शशांक। शशांक के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। और राज्यवर्धन की हत्या के बाद में फिर नया शासक कौन बना था, नया शासक बना था आपका हर्षवर्धन। कौन बना बताओ, हर्षवर्धन। तो अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा कौन बना, तो आप याद रखेंगे सही आंसर क्या होगा आपका, हर्षवर्धन। कौन होगा आपका सही आंसर, हर्षवर्धन। एक क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, चीन देश का यात्री, चीन देश का यात्री क्या नाम है, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया, ह्वेनसांग याद रखेंगे किसके शासनकाल में आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया, भारत, आपका याद रखेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था चीन देश का यात्री। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। भारतीय दंड संहिता की धारा गैर कानूनी सभा के लिए सजा से संबंधित है, इसमें आपको बताना है 159 है, 135 है, 166 है, 143 है। आपको बताएंगे कि गैर कानूनी सभा के लिए कौन सी सजा आपकी कौन सी धारा में आपकी दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 143। क्या होगा आपका 143। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन आपके सामने, बायोगैस में 1% से कम मीथेन होता है, बायोगैस बिना धुएं के जलती है और कोई अवशेष नहीं छोड़ती है, बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है, बायोगैस के उत्पादन में संयंत्र के हिस्से, सब्जी के अपशिष्ट और सीवेज का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कौन सा इसमें आपका गलत है, बताएंगे सभी। बायोगैस या गोबर गैस, बायोगैस या क्या है आपका गोबर गैस। बायोगैस और गोबर गैस जो होती है इसके दो घटक होते हैं, एक कौन है, एक तो आप याद रखेंगे, एक तो होता है CH4। क्या है CH4, क्या बोलेंगे आप, मीथेन। CH4 यानी कौन है, मीथेन। और एक होता आपका CO2। CO2 यानी क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं और अल्प मात्रा में इसमें नाइट्रोजन भी मिलता है, लेकिन दो बड़े महत्वपूर्ण घटक है। और इसमें आपकी जो मात्रा होती है वो अलग अलग आपको मिलेगी, ठीक है, जैसे आपके उत्पाद होंगे उसी के अनुसार। अब मीथेन की बात करें, मीथेन इसमें आपको मिलेगा 45% से लेकर के और 75% तक आपको मीथेन इसमें मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, क्योंकि फिक्स नहीं होगा, वो जो आपका जो रॉ मेटेरियल उसके ऊपर आपका चल रहा है इसमें। नेक्स्ट उसके बाद आपसे पूछा जाए ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 25% से, और कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपका 50% या 55% तक आप कह सकते हैं, ठीक है। 25% से और 50% तक आपका ये मिलेगा, क्या, ये आपका क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और आप पढ़ते भी हैं कि गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस आपकी, मीथेन। कौन सी गैस आपकी, मीथेन। लेकिन यहाँ पे दे रखा है बायोगैस में 1% से भी 1% से कम मीथेन होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बायोगैस का तो मुख्य घटक ही क्या है, मीथेन है, इसलिए आपका ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि मीथेन की मात्रा होती है 45 से 75%। क्लियर हो गया। जैसे आपसे पूछा जाए जो CNG है, CNG किसका मिश्रण है,
सीएनजी आप याद रखें एथेन और क्या है मेथेन, एथेन प्लस क्या है मेथेन, एथेन और मेथेन का जो मिश्रण है वो क्या है सीएनजी, एथेन क्या है C2H6 है, और आपसे पूछा है मेथेन क्या है या मीथेन, ये है आपका CH4। आपसे पूछा है एलपीजी किसका घटक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें दो गैसें होती हैं, एक कौन सी होती है ब्यूटेन और एक कौन सी होती है, एक होती है आपकी प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन ये दो आपकी होती हैं। ब्यूटेन अगर आपसे पूछ रहा है C4H10 होता है और आपसे प्रोपेन पूछे तो क्या होता है C3H8 होता है, क्या होता है C3H8 होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये ज्यादातर आपकी पूछी जाती है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या हिंदी में बोल देते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एथेन और मेथेन का मिश्रण, एथेन C2H6 है, मेथेन है CH4। एलपीजी आपसे पूछा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और ब्यूटेन और प्रोपेन इसका मिश्रण है, C4H10 ब्यूटेन को बोलते हैं और प्रोपेन क्या है C3H8। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है क्योंकि मठ आपके दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा मठ सिक्किम राज्य में स्थित नहीं है। मठ जो बौद्ध धर्म के आपके पूजा स्थल होते हैं उनको क्या बोलते हैं मठ। तो मठ आप याद रखेंगे इसमें कौन सा नहीं है, इसमें टॉबो मठ नहीं है। टॉबो मठ कहाँ पर है, टॉबो मठ स्थित आपका हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में स्थित आपका टॉबो मठ। तो कौन सा आंसर हो जाएगा टॉबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पद नदियों से संबंधित नहीं है, कौन सा पद आपका नदियों से संबंधित नहीं है, विसर्पण, होस्ट, वितरिका, झरना। ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा है, विसर्पण, होस्ट, वितरिका और झरना बताएंगे इसमें। तो विसर्पण किसको बोलते हैं, विसर्पण किसको बोलेंगे ये देख लेंगे जी। विसर्पण आपका क्या है, विसर्पण क्या है, जैसे कोई आपका ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, ये बर्फ का ग्लेशियर है। तो जो ये बर्फ का ग्लेशियर है, बर्फ का ग्लेशियर क्या है, जब बर्फ का ग्लेशियर पिघल करके ये धीरे धीरे इसमें से आपका जल निकलता है, ये जल निकलेगा इस तरीके से और उसके बाद में नदी में आपका पहुंच जाएगा। तो ग्लेशियर पिघल करके जल का निकलना क्या कहलाता है, ये कहलाता आपका विसर्पण। क्या कहलाएगा, विसर्पण कहलाएगा। क्लियर हो गया, इसे विसर्पण बोलेंगे। नेक्स्ट है होस्ट, किसे बोलेंगे होस्ट, होस्ट शब्द इससे संबंधित नहीं है। होस्ट क्या है, ये आपका पर्वत से संबंधित शब्द है। किससे संबंधित है, आपका पर्वत। होस्ट किसको बोलेंगे, वो एक मैंने आपको चित्र के माध्यम से हम समझाएंगे होस्ट क्या होता है। ये आपका होस्ट है। होस्ट क्या होता है ये देखें जरा, होस्ट क्या है। होस्ट में क्या होता है, ये एक पर्वत है। अब इसमें क्या, होस्ट में जो भी होस्ट पर्वत का उदाहरण है उसमें क्या है, ये कोने वाले जो आपके भाग होते हैं, जैसे यहाँ पे ये भाग है, इधर से बिल्कुल आपको सपाट मिलेगा, इधर से आपको सपाट मिलेगा, और ये जो बीच वाला जो पार्ट है ये आपका उठा हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल ये बिल्कुल एक मेज की तरह होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला बिल्कुल जो पार्ट उठा हुआ है, ये भी उठा हुआ है, ठीक है, ये आपका उठा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे ये गिरा हुआ है, ये गिरा हुआ है। तो बीच वाला जो पार्ट है ये आपका उठा हुआ आपका दिखाई देता है, और जो इसके साइड वाला भाग है ये बिल्कुल एक साथ आपका गिर जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, होस्ट इसको बोलते हैं। ये पर्वत से आपका संबंधित है, याद रखेंगे। तो यूरोप में जो हॉर्ज पर्वत है एक ऐसा ही पर्वत है और उसी से हमने शब्द लिया होस्ट। कौन सा आपका शब्द लिया है, होस्ट। ये यहाँ से थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा, सभी क्लियर हो गया जी। तो आप याद रखें होस्ट क्या है, पर्वत से संबंधित शब्द है। और होस्ट किसको कहते हैं, एक ऐसा पर्वत है जिसके जो किनारे वाले भाग होते हैं वो एक साथ सपाट होते हैं और बीच वाला जो भाग है वो आपका उठा हुआ होता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपका होस्ट। क्या बोलते हैं, उसे होस्ट बोलते हैं। अब जरा अपने प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न आपका क्या था उसे आप देखेंगे जरा, प्रश्न आपका क्या था उसे आप देखें, प्रश्न को देखेंगे। तो ये आपने समझ लिया होस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा होस्ट। वितरिका क्या है, कोई भी आपकी नदी है तो उस नदी में क्या है, कोई छोटी नदी आकर के मिल जाती है तो उसे सहायक नदी या क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वितरिका। क्या बोलते हैं, वितरिका। झरना आप जानते हैं, जैसे कोई पर्वत है और इस पर्वत से पानी एक साथ नीचे गिरता है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता आपका झरना। तो इसमें कौन सा शब्द संबंधित नहीं है, होस्ट शब्द संबंधित नहीं है। क्लियर हो गया, कौन सा शब्द नहीं है, होस्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनमें से आपको बताना है। जैसे आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था में आपने 3 क्षेत्र पढ़े होंगे। 3 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं अर्थव्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के आप 3 क्षेत्र पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था के आपने 3 क्षेत्र पढ़े होंगे। 3 क्षेत्र आपके कौन कौन से होते हैं वो देखें। एक तो होता है कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र होता है। एक कौन सा होता है, द्वितीयक क्षेत्र या सेकंड सेक्टर आप बोलते हैं। और एक होता आपका तृतीयक क्षेत्र।
एक कौन सा होता है आपका तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और क्या होता है आपका तृतीयक। प्राथमिक में कौन होते हैं, जो आपके रॉ मेटेरियल होता है वो सब प्राथमिक में आता है, जैसे कृषि और कृषि से संबंधित सभी जो उत्पाद हैं वो सब कौन से क्षेत्र में आएंगे, प्राथमिक में आएंगे। जैसे मछली पालन है, पशुपालन है, ये सब आपके आएंगे प्राथमिक में। द्वितीयक में कौन आएंगे, द्वितीयक में आएंगे जो भी आपके कारखाने जो रॉ मेटेरियल का आपका प्रोसेस करके अन्य रूप में परिवर्तित करते हैं वो आते हैं द्वितीयक में। जैसे आपके गन्ना मिल हो गया, आपको मतलब शुगर मिल हो गया, या कोई आपका जैसे आपका कपास का मिल हो गया, ये सभी आपके द्वितीयक क्षेत्र में आए। तो आप याद रखें सभी कारखाने किस में आएंगे, द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है, तृतीयक क्षेत्र में आती है सेवा। क्या है आपकी सेवा आती है, इसमें आप रुपए देंगे, रुपए के बदले आपको सेवा दी जाएगी। जैसे आप टेलीफोन है, टेलीफोन क्या है, एक सेवा है, आप क्या है पहले उसमें रिचार्ज कराएंगे और उसके बाद में आपको सेवा दी जाएगी, आप बात कर सकते हैं। जैसे आपका बीमा है, बीमा क्या है, सेवा है। परिवहन है, परिवहन क्या है, आपकी सेवा है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो आपका योगदान है वो कौन से क्षेत्र का है, तो सबसे ज़्यादा योगदान आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो आप याद रखें कौन से क्षेत्र का है, तृतीयक क्षेत्र का। तृतीयक क्षेत्र को हम किस नाम से भी जानते हैं, सेवा क्षेत्र। और सबसे कम योगदान कौन से क्षेत्र का है, प्राथमिक का। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से क्षेत्र में कार्यरत है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका कृषि में ही है, और कृषि आपके कौन से क्षेत्र में आता है, प्राथमिक में। अब यहाँ पे द्वितीयक आपका पूछा है, तो द्वितीयक में क्या आ जाएगा, चीनी कारखाना। बैंकिंग अगर आपसे पूछा जाए, बैंकिंग आपका क्या है, सेवा क्षेत्र है, तो कौन से क्षेत्र में आएगा, तृतीयक क्षेत्र में आएगा, थर्ड सेक्टर आप बोलेंगे। भंडारण, भंडारण आपका किसी का भी आपका हो सकता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। और आपसे पूछा है परिवहन, तो परिवहन कौन से क्षेत्र में आएगा, तृतीयक क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में आएगा, आपका तृतीयक क्षेत्र में। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, काल्पनिक शहर मालगुडी द्वारा लिखी गई कहानियों के, तो मालगुडी कहानियों की सेटिंग थी, तो आपको बताना है तो इसमें आपका कौन संबंधित है। तो मालगुडी क्या है, काल्पनिक शहर है, लेकिन काल्पनिक शहर ये आपका किस के द्वारा आपका दर्शाया गया, मुंशी प्रेमचंद, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, सुधा मूर्ति। तो आर के नारायण की जो आपकी कृति हैं, जो उपन्यास हैं, उन सभी में आपका ये आपको देखने के लिए मिलेगा मालगुडी। क्लियर हो गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आर के नारायण। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वोल्डेमार्ट द्वारा पुस्तकों की एक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। तो ये आपका एक काल्पनिक चरित्र है, ये भी झूठा चरित्र है, लेकिन ये एक आपका कौन से पुस्तक में आपका प्रयोग, मतलब किसके द्वारा प्रयोग किया गया, रोनाल्ड डाहली के द्वारा, जेके रोलिंग के द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा, या आरएल स्टाइन के द्वारा। तो आपको याद रखना ये किसके द्वारा है, ये आपका जेके रोलिंग के द्वारा। किसके द्वारा, जेके रोलिंग। जेके रोलिंग जो हैरी पॉटर आपकी सीरीज है, कौन सी सीरीज है, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर सीरीज के जो आपके लेखक हैं हैरी पॉटर के कौन, आपके जेके रोलिंग। तो हैरी पॉटर जो आपके सीरीज है उसमें आपका इसको दर्शाया गया है, और इसके राइटर आप पढ़ ही रहे हैं, राइटर कौन है इसके, जेके रोलिंग। कौन है इसके राइटर, आपके जेके रोलिंग। क्लियर हो जाएगा, कौन है इसके राइटर, आपके जेके रोलिंग। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन है आपका पीने के पानी को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, कपड़ा उद्योग में कपास और आपका लिनन को ब्लीच करने के लिए, कई रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं कौन सा सही है, बताएंगे सभी जी। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग, तो सोडियम कार्बोनेट पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट है क्या, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम धावन सोडा। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट क्या है आपका, तो ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 धावन सोडा, या इंग्लिश में आप क्या बोल देंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इसे वाशिंग सोडा। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वाशिंग सोडा। क्या बोला जाएगा बताओ, वाशिंग सोडा या धावन सोडा या Na2CO3 इसका आपका अणु सूत्र है। तो इसका प्रयोग करते हैं स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। बाकी जैसा आप पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, जो आपका वॉशिंग पाउडर होता है, क्या है, वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए कौन से का आपका इस्तेमाल किया जाता है, वॉशिंग पाउडर। तो वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है,
एक आप पढ़ेंगे जी क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है इसे भी थोड़ा सा आप देख लेंगे क्योंकि आ जाते हैं क्वेश्चन। NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्वेश्चन आता है खाने का सोडा, खाने का सोडा किसे कहा जाता है? तो खाने का सोडा, तो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा आप किसे बोलते हैं? उसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, और इसका अणुसूत्र क्या है NaHCO3। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है ऐसा कौन सा कथन है जो गलत है। रिजर्व बैंक के बारे में आपका क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू किया, ये आपको बताना है सही है गलत है। रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है, बताएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, मतलब 1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू हुआ, सही बात है। और इसकी स्थापना प्रारंभ में कौन से शहर में की गई थी? प्रारंभ में की गई थी कोलकाता शहर में। लेकिन इसके 2 वर्ष बाद इसे कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया था? इसे स्थानांतरित कर दिया गया था आपका मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। क्लियर हो गया? आप पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, ये आपका क्वेश्चन गलत है। क्लियर हो गया? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर। तो हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी सिफारिश किस वर्ष दी थी? 1934 में। तो इसी की सिफारिश के आधार पर इसकी बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया, सही बात है कि 1 जनवरी 1949 में जो आपका RBI बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आपसे 2 क्वेश्चन और याद रखेंगे। जो RBI बैंक है, RBI बैंक से संबंधित आप याद रखेंगे। RBI बैंक के प्रथम गवर्नर, अगर आपसे पूछे प्रथम गवर्नर कौन थे RBI बैंक के, ये वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको याद होगा लगभग। प्रथम गवर्नर कौन थे? लेकिन फिर भी आप देख लेंगे एक बार। प्रथम गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ। कौन थे प्रथम गवर्नर? ओसबर्न स्मिथ। और आपसे पूछे प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर अगर आपसे पूछा जा रहा है, प्रथम भारतीय गवर्नर, तो प्रथम भारतीय गवर्नर भी आप याद रखेंगे। कौन थे जी प्रथम भारतीय गवर्नर? इसका नाम याद रखेंगे CD देशमुख। क्या नाम है बताओ? CD देशमुख। कौन थे बताओ? CD देशमुख। ये प्रथम भारतीय गवर्नर थे। क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ेंगे, ये रिजर्व बैंक से संबंधित थे आपके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? ये पेपर में बहुत पूछे, नृत्य शैली, लोकगीत, इनसे बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन आए। तो इसमें वृंदावनी, चेती, वेलाकली या फाग, इनमें से आपको बताना है कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है। इसमें कौन सी आपके, इसका सही आंसर होगा आपका फाग। कौन सी आपके? फाग। ये आपके हरियाणा से संबंधित है। वेलाकली आपसे पूछे, वेलाकली, वेलाकली किससे? केरल से। चेती आपसे पूछा जाए, चेती, चेती आप याद रखेंगे, चेती उड़ीसा। वृंदावनी आप सब जानते हैं कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? आपका उत्तर प्रदेश से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फाग। तो फाग आपके हरियाणा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके साथ बेसरा शब्द संबंधित है? बेसरा नहीं है यहाँ पे, ये आएगा बेसर। क्या है आपका? बेसर। बेसर शब्द संबंधित है। तो अब आपको बताना है शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, मंदिर वास्तुकला, जनजातीय उत्सव, आप बताएंगे। तो बेसर क्या है? बेसर वास्तव में एक शैली है। क्या है? बेसर एक आपकी शैली है। और बेसर शैली आप याद रखेंगे, मंदिरों की 2 शैली आपने पढ़ी होंगी। एक पढ़ी होगी नागर शैली, और एक कौन सी शैली पढ़ी है? एक आपने पढ़ी है द्रविड़ शैली। नागर शैली और द्रविड़ शैली। उत्तर भारत के जितने आपके मंदिर हैं वो सब नागर शैली में बने हुए हैं, और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो सब द्रविड़ शैली में आपके बने हुए हैं। द्रविड़ शैली में क्या होता है? ऐसे मंदिर आपको मिलेगा और उसके चारों तरफ क्या है? उसमें मूर्ति आपको मिलेंगे। नागर शैली में क्या है? नीचे आपको चबूतरा मिलेगा और ऐसे सीधा मंदिर मिलेगा, बाहर की तरफ आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। ये नागर शैली होती है। तो नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों के मिश्रण से ही एक आपकी शैली तैयार की गई है, और इस शैली को हम बोलते हैं बेसर शैली। कौन सी शैली बोलते हैं? बेसर शैली इसको बोलते हैं। तो बेसर शैली आप फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मंदिर वास्तुकला। मंदिर वास्तुकला से संबंधित आपका बेसर शब्द। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं जी। भारत की जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दिखाई गई?
तो इसमें 17.5, 23.5, 11.5, 5.5, इनमें से आपको बताना है। वर्ष 2011 की जो आपकी जनगणना हुई है उसके बारे में आपको बताना है। जनगणना, जनगणना आप पढ़ते हैं, जनगणना कौन सी सूची का विषय है? केंद्र सूची का विषय है। कौन सी सूची का है? केंद्र सूची का विषय। और भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर? 10 वर्ष के अंतराल पर आपकी जनगणना की जाती है। 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। आपसे पूछा जाए भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? प्रथम जनगणना आप याद रखेंगे, प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। 1872 में किसके शासन काल में की गई थी? लॉर्ड मेयो के शासन काल में की गई। और आपसे पूछा जाए प्रथम नियमित जनगणना क्या है? प्रथम नियमित जनगणना अगर आपसे पूछ रहा है प्रथम नियम, क्योंकि जब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है इसलिए बोलते हैं प्रथम नियमित जनगणना। तो प्रथम नियमित जनगणना आप याद रखेंगे 1881 में। किस वर्ष हुई आपके? 1881 में। किसके शासन काल में की गई? लॉर्ड रिपन। किसके शासन काल में की गई बताओ? लॉर्ड रिपन के शासन काल में की गई प्रथम नियमित जनगणना, ये याद रखेंगे। तो आपसे पूछा है 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो इसे आप याद रखेंगे 17.5% आपकी वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि करने का जो आपका खिताब है वो कौन से राज्य को मिला है वो भी ध्यान रखेंगे। एक ही राज्य को मिल सकता है और वो राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा आपकी वृद्धि की है जनसंख्या में, और उत्तर प्रदेश ने लगभग की है 20.23%। कितनी की है? 20.23%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि आपने की है प्रतिशत में। और आप पढ़ते भी हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी कौन सा? आपका उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट है इनाम गांव में समाधि स्थल किस नदी के किनारे किस नदी के किनारे स्थित? इनाम गांव में समाधि स्थल किस नदी के किनारे स्थित? बताएंगे स्वर्णरेखा, पेनर, माही, घोड़, इनमें से बताएंगे। इनाम गांव आप पढ़ते हैं, ये आपका प्राचीन काल भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा इनाम गांव। तो आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। नदी आप याद रखेंगे घोड़। कौन सी नदी है? घोड़। और घोड़ नदी कौन से राज्य में स्थित है? इस राज्य का नाम याद रखेंगे, राज्य का नाम क्या है आपका? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य आपका? महाराष्ट्र। इसे ध्यान रखेंगे, कौन सा राज्य आपका? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैतन्य तमाहने द्वारा द डिसिप्लिन एक पुरस्कार विजेता फिल्म है, तो ये कौन सी भाषा में प्रकाशित की गई थी? मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, इनमें से आप बताएं। इसकी जो आपकी भाषा थी वो कौन सी थी आपकी? मराठी। कौन सी भाषा थी आपकी? मराठी। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है पाणिनि कौन था? पाणिनि एक स्वस्थ वैज्ञानिक जिसने जटिल सर्जरी की, एक वैदिक ऋषि जिन्होंने अधिकांश अर्थवेद लिखे, सम्राट विक्रमादित्य फोर्थ के दरबार में एक आपका दरबारी कवि, 6 है आपका। नेक्स्ट है एक विद्वान जिसने संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण तैयार किया, आप बताएंगे। तो संस्कृत व्याकरण का जनक आपने पढ़ा होगा, संस्कृत व्याकरण का जनक, संस्कृत भाषा है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? पाणिनि को माना जाता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण जो तैयार किया था वो किसने तैयार किया था? आपका पाणिनि ने। क्लियर हो गया? किसने तैयार किया था बताओ? पाणिनि ने आपका तैयार किया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संविधान सभा के मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। संविधान में आपने समिति पढ़ी होंगी, क्या है? संविधान में कुछ आपने समिति पढ़ी है। एक तरफ आप लिखेंगे समिति और एक तरफ क्या है? एक तरफ आपके अध्यक्ष, समिति और उनके अध्यक्ष। समिति में अगर आप बात करें, समिति जैसा आप पढ़ते हैं मौलिक अधिकार समिति, कौन सी समिति है? मौलिक अधिकार, जो इसमें पेपर में पूछा है मौलिक अधिकार। और एक क्या है? एक आपकी अल्पसंख्यक समिति। मौलिक अधिकार और एक कौन सी समिति? अल्पसंख्यक समिति। इन दोनों को याद रखेंगे जी। उसके बाद आप याद रखेंगे कौन सी है? एक आप पढ़ेंगे प्रारूप समिति, या प्रारूप ना पढ़ करके आप पढ़ेंगे जी ड्राफ्टिंग। क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। या इसी का तीसरा नाम क्या है? मसौदा। क्या नाम है आपका? मसौदा। उसके बाद याद रखेंगे संघ शक्ति। क्या है? संघ शक्ति। क्या है आपका? संघ शक्ति समिति। और क्या है? संघ शक्ति समिति याद रखेंगे। और एक याद रखेंगे संघ संविधान समिति।
संघ समिति, और एक क्या है, संघ संविधान समिति। याद रखेंगे संघ शक्ति और संघ संविधान समिति। उसके बाद आप याद रखेंगे जी एक कौन सी समिति है, नियम। कौन सी समिति है, नियम समिति। एक कौन सी है जी, संचालन समिति। कौन सी समिति है, संचालन समिति, नियम समिति, संचालन समिति। और एक याद रखेंगे झंडा समिति। कौन सी समिति है, झंडा समिति। क्लियर हो गया, इनको आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति पूछे तो कौन है, सरदार पटेल। कौन है बताओ, सरदार पटेल। कौन है बताओ, सरदार पटेल। आपसे उसे प्रारूप ड्राफ्टिंग या मसौदा, इसके कौन है, भीमराव अंबेडकर। कौन है इसके, भीमराव अंबेडकर। ये इसके भीमराव अंबेडकर है। संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति, इसके कौन है, जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद नियम समिति या संचालन समिति या झंडा समिति, इसके कौन है, इसके याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है बताओ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे पूछा अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार, तो इसके कौन हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएंगे, वल्लभ भाई पटेल। आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से संबंधित है। तो शहद का उत्पादन आप कौन सी शाखा में करते हैं, एपीकल्चर। सिल्वीकल्चर में किसका है, वन का उत्पादन होता है, बागवानी आपने पढ़ा है। और रेशम उत्पादन आप कौन सी शाखा में करते हैं, सेरीकल्चर। कौन सी आपकी, सेरीकल्चर। क्लियर हो गया, एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित। क्लियर हो गया। तो आज का मॉक टेस्ट ये आज का आपका पेपर एनालिसिस था। और पेपर एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।